सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। कराची में जलकर राख होने वाला गुल प्लाजा, उसकी हम बात करेंगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे निज़ाम की बेहिसी का नोहा है, जहां अरबों रुपए के रोज़ाना कारोबार के बीच फायर सेफ्टी महज कागजी फाइल बनकर रह गई है। आग हफ्ते की रात 10 बजे के करीब लगी, लेकिन इतवार की रात तक बुझाई ना जा सकी। दुकानें जली, मगर इससे पहले उम्मीदें और रोजगार जल चुके थे। कहा जा रहा है कि इमारत के अंदर आग बुझाने के आलात मौजूद होते तो शायद नुकसान कम होता। दूसरा, फायर ब्रिगेड का जो रिस्पांस टाइम है, उस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं, जिनमें बोसीदा गाड़ियां हम देख रहे हैं, पायलट और हिफाजती किट्स की अदम दस्तयाबी ने वक्त छीन लिया। वो वक्त जिसमें जिंदगियां बच सकती थीं, वही वक्त ज़ाया हो गया। मिसिंग पर्सनस के हवाले से कहा जा रहा है कि ज़्यादातर नौजवान उसमें शामिल हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी अभी तक तलाश जारी है, जो रिस्क की तलाश में घर से आए थे लेकिन लौट ना सके। ये उस शख्स की आखिरी वीडियो कॉल है नाजरीन, जो प्लाजा में फंस कर रह गया। अब पीछे सिर्फ शिकवे, शिकायतें और वजाहतें हैं। लेकिन सच ये भी है कि गुज़श्ता बरस कराची में 2500 से ज़ायद आतिशज़दगी के छोटे बड़े वाक़यात हुए, 2500, लेकिन कोई अमली इक़दामात नहीं किए गए। अब वज़ीर आला नोटिस भी ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ यकीन दहानियाँ भी करा रहे हैं कि कंपनसेशन भी होगी। गुल प्लाजा की जो सारी सिचुएशन है वो भी हम देख रहे हैं। उसके हवाले से कहा जा रहा है कि इमारत से जो अभी आधी इमारत वो गिर चुकी है, राख बन चुकी है, आधी इमारत अब वो गिरने वाली है या उसको गिरा दिया जाएगा। ये वाले मामला सामने आए हैं, लेकिन लोगों का जो रोज़गार है वो सब ख़त्म हो चुका है। क्या उस हद तक कंपनसेशन होगी? क्या मेडिकल एड फराहम की जाएगी विक्टिम्स को? और क्या इस बार जो ज़िम्मेदार हैं वो उनका तयन होगा, या फिर ऐसी रिपोर्ट्स बनेंगी जिनको हम देखेंगे कि फिर एक बार असाइड कर दिया जाएगा और पब्लिक भी नहीं की जाएंगी? इन सारे पर बात करने के लिए, सारे इश्यूज़ पर हमने मुख्तलिफ गेस्ट्स को इनवाइट किया है। तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनके साथ साथ चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। हुमायूं साहब, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे जो सिचुएशन है उस पर अभी भी कहा जा रहा है कि जी बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, काफ़ी लोग मिसिंग भी हैं। एक तो वहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन के हवाले से बताइएगा। दूसरा, फायर ब्रिगेड के रिस्पॉन्स टाइम लाइन पर बड़े सवालात उठ रहे हैं, और वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी भी थी। इसको किस तरह से एड्रेस करेंगे आप? ये जैसे आपने बताया कि बिल्डिंग गिरानी पड़ेगी, सब बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाले अपना विजिट करेंगे, उसके बाद इसका तयन करेंगे क्या है, इस बिल्डिंग का फ्यूचर क्या है। और जहां तक आपने एक बात बताई कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेट हुई हैं, तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमें अब्दुल समद नामी बच्चे, 15 साल बच्चे ने कॉल की थी 10:26 पर, जिसका जी मकसद के अभी वो कयास राइया वाली तो टाइम है नहीं। टेक्नोलॉजी ने इतना माशाल्लाह से तरक्की कर ली है कि हर चीजें जो सच है वो सामने आ ही जाता है। अच्छा। तो उस बच्चे ने, जिस पर हमने हमारी पूरी तौर पर गाड़ियों वहाँ रिस्पॉन्स हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। वहाँ पर जो बस हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि वहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा था, और हर आदमी जिसकी दुकान चल रही थी उसका मकसद ये था कि किसी ना किसी तरीके से वो अपनी जाहिर जिंदगी भर की जमा पूंजी उसको बचा ले। तो ये रिपोर्ट चल रही है, आपने 10:26 पे कॉल आई, फिर आपने ये टाइम नहीं बताया कि गाड़ियां उसमें वहां किस वक्त तक पहुंच गई थी। काफ़ी रिपोर्ट्स ऐसी इतलात हैं कि 2 घंटे तक गुजर चुके थे। अगर वो टाइमली पहुंचते तो इतनी नुकसान ना हो पाता। सो आप काइंडली एक तो क्लैरिटी दे दें कि आपकी गाड़ियां वहां किस टाइम तक पहुंची। दूसरा, क्यों ये कहा जा रहा है कि पानी की किल्लत थी, इक्विपमेंट नहीं था और मखसूस रिसोर्सेज कम थे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि 10:26 पे अब्दुल समद नामी 15 साल बच्चा है जिसने इत्तला दी थी जी। सही है। उसको जब ये चीजें सामने आई तो एक्शन लेते हुए अपने कंट्रोल रूम से तमाम चीजों की वेरिफिकेशन की। फिर समद जो थे साहब, उनसे मैंने खुद फोन पे बात की, और उन्होंने बताया कि मैंने 16 कंट्रोल रूम पे फोन किया था, तो जिस पर मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया, शाबाशी भी दी। यहाँ पर अलमिया ये है कि इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन कम से कम ये अगर आज भी आप अपना ये वहां पर मौजूद जो लोग हैं उनसे फायर ब्रिगेड का नंबर पता करें तो उन्हें फायर ब्रिगेड का नंबर तक नहीं पता होगा। तो बहुत जरूरी है कि अपनी अवेयरनेस में इजाफा करें, और जब इतने बड़े बिजनेस होते हैं, कारोबार होते हैं, तो उसकी वैसे ही फायर फाइटिंग अरेंजमेंट किया जाता है SOP के तहत। हमारा जो फायर ऑडिट है, पहले भी मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब ने
266 बिल्डिंगों का, जिसमें तकरीबन IIT चंद्रिका रोड, शहीद मिल्लत रोड और तारिक रोड, इन तमाम जगहों पर जो है हमने ऑडिट जब किया है, तो वहां पर तकरीबन हमने जो अवेयरनेस दी है और जो उनको एडवाइस दी है उसका नतीजा। तो हम चाहते हैं कि प्रिसाइजली जो आपसे सवाल रखा जाए उसको उसी तरीके से एड्रेस कर दें। मैं आपसे 2 दफा ये पूछती हूँ कि आपकी गाड़ी एग्जैक्टली वहां पर आपने 2 दफा मेंशन कर दिया कि 10:26 पे आपको कॉल रिसीव हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि गाड़ी कितने टाइम में वहां पहुंची। अगर हम वहां पर जी इसीलिए प्लेटफॉर्म दिया गया, क्लियर कर दें उन इल्जामात को। जी 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 वहां से 10 से 12 मिनट में हमारी गाड़ी वहां पहुंच गई, क्योंकि वहां से हमारा फायर स्टेशन बहुत नियरेस्ट है। 10 से 12 मिनट में आप कह रहे हैं कि वहां पे गाड़ी पहुंच गई, उसके बाद क्या? जी जी वहां से, क्योंकि नियरेस्ट बहुत है, इनफ 15 मिनट हो गए, इससे ज्यादा ऊपर टाइम नहीं हो सकता। फिर आप क्योंकि वहां पर अभी भी बड़ा क्यों सानेहा बन चुका, क्या वहां पर आपको मसाइल फेस करना पड़े? मसाइल मैंने बताए, अगर आप सुनना पसंद करें तो मैंने आपको बताया कि वहां पर सबसे बड़े मसाइल ये थे, मिसमैनेजमेंट थी। कभी भी किसी भी इंसिडेंट पर जब कॉलर कॉल करता है और वहां पर हम रिस्पॉन्स करते हैं, हमेशा से हमें एक बड़े क्राउड का सामना करना पड़ता है, जबकि होना ये चाहिए कि फौरी तौर पर जब कॉलर कॉल कर रहा है, अव्वल तो वो पहले खुद बुझाने की कोशिश करता है, जब उससे नहीं बुझती तो फायर ब्रिगेड का नंबर ढूंढता है, और जब मिले तो कॉल करता है। तो उस वक्त जब वहां पर एम्बुलेंसेस भी मौजूद होती हैं, क्राउड भी मौजूद होता है, होना ये चाहिए कि फौरी तौर पर जैसे ही इस तरीके का सानिया हो, उसको कार्टन ऑफ किया जाए, फायर की गाड़ियों के लिए अलग रूट्स हों, एम्बुलेंसेस के लिए अलग रूट हों। अब वहां पर अगर मेरी जगह आप भी कमांड कर रही हो और वहां पर एक गाड़ी या 2 गाड़ियां जैसे रिस्पॉन्स करती हैं फर्स्ट इनिशियल बेसिस पे, तो वहां पर अगर 200 आदमी और पाइप छीनने के लिए तैयार खड़े रहे, तो आप किस तरीके से फायर फाइटिंग करेंगी? नहीं कर सकती। तो जब वो क्राउड कंट्रोल हुआ है, तो उसके तक 6 से 8 घंटे बाद जो फ्रंट की शॉप थी, उनका सबका फ्लेम खत्म कर दिया था। लेकिन क्योंकि 2.25 एकड़ के ऊपर है, और इसमें जो जितनी भी शॉपिंग सेंटर में हम भी गए, आप भी जाते हैं, तो अक्सर जो अंदर की दुकानें होती हैं, ये सारी दुकानें एक वक्त में जल रही थी, ग्राउंड भी और 1 भी, और अभी भी बेसमेंट जो है वो महफूज है। समझते हैं कि वो आप मुतमईन हैं जो इस वक्त जो सारी सिचुएशन पेश आई, वो रिसोर्सेज भी कंप्लीट थे, आपकी व्हीकल्स भी सही थी, फिर वो टाइमली पहुंच भी गए, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि फायर ब्रिगेड के एक शख्स के बारे में भी इतला है कि अमले में से एक बंदे की शहादत भी हुई है उस सारी सिचुएशन में। बिल्कुल वो शख्स नहीं था, वो ये समझें कि एक तरह से अगर मैं आपसे ये बोलूं कि उनके फादर जो थे वो भी डिसीज कोटे पे वो बच्चा अपॉइंट हुआ था, और यतीम बच्चा था, माँ बाप नहीं थे, और हम ही ये समझे उनके बाप का किरदार अदा करते थे। और वो ये इस चीज का मकसद आपके सामने वो है, ऑथेंटिक सी है, कि जब ये फायर फाइटर अंदर गए हैं आग बुझाने, तो ये शहीद हुआ है। तो बाहर रोड पे खड़ा हुआ बंदा तो शहीद नहीं होगा। आपकी टीम के जो मेंबर्स हैं, इनको प्रोटेक्टिव किट्स नहीं दी जाती? क्या सिचुएशन थी वहां पे? नहीं, बिल्कुल, जितने लोग थे हमारे अपना यूनिफॉर्म में भी थे, और जहां पर अभी अगर वहां पर जो रेस्क्यू अमल चल रहा है, तो होता यह है कि फायर एंड रेस्क्यू होता है। फायर एंड रेस्क्यू का मकसद ये होता है, पहले आग बुझाई जाएगी, बाद में रेस्क्यू किया जाएगा। तो जो फायर हमारी रेस्क्यू अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, पहले दिन की बात कर रहा हूँ, तो पहले दिन भी जो 2 बॉडीज हमने निकाली हैं, उस वक्त जहां पर गली में कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता था, इन्होंने पहली शॉप से जो बाहर की तरफ विंडोज पे से हमें शनाख्त हुआ था कि कोई शख्स है, तो हमने ग्रिल तोड़ के वहां से जब बंदे को रिकवर किया है, तो वहां पर हमने अपने बंदे पे बहुत ज्यादा शावरिंग की है, तब जाके वो बॉडी से रिकवर हुई है। ठीक, शुक्रिया आपका हुमायूं साहब। मैं एहतशाम साहब की तरफ चलती हूँ। समझ नहीं आ रही, बड़ा झोल नज़र आ रहा है सारी बातों में, अनसेटिस्फैक्ट्री उनके रिस्पॉन्स रहा ओवरऑल। मैंने कोशिश की लेकिन ऑफेंड भी हो रहे थे। क्या ये सारे सानहे के जिम्मेदार हम किसको ठहराएं? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट फिर डाल देती है कि विफाक ये सड़कें नहीं बन रही, इस वजह से लेट हो गए, ये वाले मामलात की कमी मसाइल हैं। लेकिन कराची में ऐसे इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि पिछले साल की अगर हम बात कर लें, आतिशज़दी के छोटे बड़े वाक़यात मिला के 2500 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उसके लिए ना इंतज़ाम किए जाते हैं। क्या इंसानी जानें इतनी हम देख रहे हैं कि यूज़लेस हैं, कि उनकी कोई औकात नहीं है, लोग मर रहे हैं, विक्टिम्स आपने फैमिलीज़ देखी होंगी रोते हुए। मैं तो इस ट्रॉमा को प्रोसेस नहीं कर पा रही। तो आप क्या कहेंगे सारी सिचुएशन में, किसको हम कसूरवार ठहराएं, किसका गिरबान जाके पकड़ें?
आमना, आपने जिक्र किया पिछले साल का, तो मुझे एक शेर याद आ गया कि पिछले बरस भी बोई थी लफ्ज़ों की खेतियाँ, अब के बरस भी इसके सिवा कुछ नहीं किया। देखिए, आप बता रही हैं 2500 वाक़यात हुए हैं, उसमें हम देख रहे हैं, वो उस्मान साहब से बात होती तो हम पूछते हैं कि कितनी कामयाबी फायर फाइटिंग थी और रेस्क्यू ऑपरेशन कितने कामयाब रहे। तो वो देखा जाए तो मेजॉरिटी केसेस में हमने देखा कि पुरसाने आल कोई नहीं था। वो जो आप बात कर रही थे बेइसी, जिसको अंग्रेज़ी में एपैथी कहते हैं, वो देखने को मिलती है। 25 घंटे के बाद तो आप देख लें मुर्तज़ा वहाब साहब पहुँचते हैं, और आज आपने देखे कल तक रात पता करना चाह रहे थे कि जी आग लगने की वजह बताई जाए, कोई डिटरमिन नहीं कर पा रहा था। आज उन्होंने बताया सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये शॉर्ट सर्किट की वजह से सब कुछ हुआ है। देखिए, हमने सवाल इस वक्त ये है कि जी आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के वाक़यात होते हैं और लोग उसको भूल जाते हैं। देखिए, अब वो कहा जा रहा है जी कि जी अब इसका फर्निक भी होगा और इसके साथ साथ जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी, फैक्ट फाइंडिंग मिशन भी चलेगा और नुकसानात का अजाला भी किया जाएगा। और सीएम ये भी कह रहे थे कि जी 1 करोड़ रुपया हम देंगे, कंपनसेशन देंगे जिनकी शहादतें हुई हैं। प्लस ये है कि जो दुकानें हैं, 1200 दुकानें, हम चाहेंगे कि अल्टरनेट कोई जगह दे दी जाए ताकि अपने कारोबार कर सकें। लेकिन मेरा अपना ख्याल है ना कि इस वाक़े के बाद अल्लाह ना करे फिर दूसरा बड़ा वाक़या होगा, तीसरा होगा, लोग भूल जाते हैं। मुझे याद है, मैं अभी आप जब गुफ्तगू कर रही थी तो मैं एक किस्सा याद कर रहा था, कुछ साल पहले की बात है, बल्कि नवाज शरीफ साहब की पहली हमना हुकूमत की बात है। कोई बड़ा वाक़या हो गया था, मैं याद नहीं कर पा रहा क्या वाक़या हुआ था, लोगों को बड़े कंसर्न हुए थे। तो ख़बरें ये आई थी कि अपना ख्वाजा आसिफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि जी कोई बात नहीं, 1-2 दिन लगेंगे, लोग भूल जाएंगे, उसके बाद मामलात फिर वैसे के वैसे चलते रहेंगे। तो देखिए, सवाल ये है कि लोगों को पता है आमना के रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं है यहाँ पे कोई पूछा नहीं जाता। सिंध गवर्नमेंट बिल्डिंग अथॉरिटी, वो कहते हैं 70% से ज़्यादा इलीगल जिस तरीके से अप्रूवल दी जाती हैं, पैसे लेके अप्रूवल की जाती है। आप देख लें, जहाँ पे बिल्डिंग बनती हैं, जहाँ रिहायशी स्कीमें बनती हैं, वहाँ पे कोई पूछता है किसी को कि भाई किस तरीके से आपने इसको बनाया, क्या हुआ, बाकायदा कोई अप्रूवल हुई इन सारी चीज़ों की। जो कहा जाता है कि जी हर चीज़ अपनी जगह, बिजली, गैस और सारे सिस्टम अपनी अपनी जगहों में, तो नहीं होते। अभी भी इसके वाक़े के बाद मुझे तो लग रहा है कि जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हुकूमत पे, सिंध हुकूमत पे तनकीद आ रही है, तो ये एक नी जर्क रिएक्शन है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरह होगा। देखिए, कितने दुख की बात है कि वहाँ पे कॉल कर रहे हैं लोग, एक शरीफ आदमी कहता है कि जी मुझे बचा लें, फ़ोन करके अपने घर वालों को, मैं आग से मुझे निकाल लें। देखिए, कोई सिस्टम ही नहीं है। और सीएम साहब कहते हैं कि जी 3 रास्ते निकलने के हैं। भाई आप तो कोई कुछ मैनेज तो करें, किसी तरीके से लोगों की जानें बचाएं। जख्मी है, पता नहीं से ज़्यादा कितने और फंसे हुए अंदर के। उस बिल्डिंग से उन्होंने कहाँ निकल के चले जाना है, वो राख बन गए होंगे, अल्लाह माफ़ करे, यही वाली सिचुएशन होगी। और उस पर भी हमें समझ नहीं आ रही कि ये जो कहा जा रहा है कि अभी जो बाकी बिल्डिंग रह चुकी है, लोगों को कहा जा रहा है दूर हो जाएं, उससे हट जाएं, उसको गिराने का सोच रहे हैं। जी, अब ना चंद साल पहले इस तरह ही आपके फैक्ट्री एरिया में एक कपड़े की मिल में मेरा ख्याल है कोई आग लगी थी बड़े बुरे तरीके से। वहाँ पे बहुत सारे लोगों की शहादतें हुई थी और वहाँ पे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, घर वाले उनके सब पूछ रहे थे कि जी जाएं पता करें। कोई बंदा बाहर से नहीं निकला उस वक्त। तो खैर माजरत के साथ लोग इल्ज़ाम एमकॉम पे भी देते थे उस वक्त। ये मसूफ जो लंदन बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि इन्हीं के कहने पे आग लगाई गई थी और वहाँ से भत्ता मांगा गया था, वो प्राइवेट किसी की मिल थी। तो सवाल तो ये है कि यहाँ पे तो आप प्राइवेट हो, गवर्नमेंट के अदारे हो, वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब सवाल तो ये है कि माजरत के साथ आपको पीपल्स पार्टी की कोई परफॉर्मेंस दिखाई देती है? कराची में ही ऐसे वाकयात क्यों रिपोर्ट होते हैं? पिछले साल जो बिल्डिंग गिरी थी उस वक्त भी नादिर गबोल साहब को हमने लिया था, वो आके यही बोल रहे थे कि जी छोटा वहाँ पे छोटी गलियाँ हैं, रेस्क्यू इसलिए नहीं पहुँच पाया, रिसोर्सेज पे कोई बात नहीं करता। बिल्डिंग्स को आपने जैसे हाईलाइट किया कि SBCA उसका क्या रोल है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है। सो सिंध गवर्नमेंट अभी बिलावल साहब आके इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं ऐवान सदर में, उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन इस तरीके से दी जैसे सबसे अच्छा काम ही सिंध में हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद हालात आपके सामने हैं। कराची में आए रोज सानेहात, कभी आपके सामने मैन होल, वहाँ पे बच्चे गिर जाना, एक के बाद दूसरा वाकया। देखिए आमना, आपको याद होगा मिलेनियम प्लाजा में जो आग लगी थी उसके बारे में बड़ी बातें हुई थी कि जी ये तो कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी, जिसको कहते हैं कि सुस्ती की वजह से, नाहली की वजह से सब कुछ हुआ है, पकड़े जाएंगे। कुछ भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि सारा को बिल मिला के हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी जिसको फुर्सत ही नहीं है आमना, सिर्फ कब्ज़े जिसको कराने में और फ़ायदे पहुँचाने में सियासी लोगों के इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे होते। और कराची और मफादात जितने मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पे सब कुछ यही कुछ हो रहा है। तो अब किस पे आप तकिया करेंगे? जो आप देख लें प्राइवेट ही कुछ लोग मदद करना चाहते हैं, जमात इस्लामी, बाकी लोग अपनी तौर पर जा रहे हैं, लेकिन जो महकमों की जिम्मेदारी है, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी है, फायर फाइटर वाले, तो मुझे लग रहा था उस्मान साहब को समझ ही नहीं आ रही है। आपने
सवाल बड़े अच्छे पूछे थे, उन्होंने किसी बात का सेटिस्फैक्टरी जवाब ही नहीं दिया। सर वो भी एक बंदे की बात कर रहे हैं, वो भी सिंध गवर्नमेंट ऑब्वियसली फिर उनसे पूछेगी जी आपने किस तरीके से क्या यहाँ पे स्टांस दिया है। वो क्या बताते हैं कि हमें इक्विपमेंट नहीं मिलता, कुछ हम पे कोई मॉनिटर भी नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है, तो हम भी सारे इजी होकर बैठ जाते हैं, उस तरीके से परफॉर्मेंस भी नहीं आती। देखिए आमना, ये तो कराची का तो माजरत के साथ आए दिन मामूल बन गया, वहाँ पे जिस तरीके से आग लग रही होती है। लेकिन चलें, कोई आप तो केस ले लेना जिसके बाद आप फैसला करेंगे जी इसकी बाकायदा तौर पे जुडिशल इंक्वायरी होगी, किसी आप नतीजे पे पहुँचेंगे। जिन लोगों की नाली है, जिनकी वजह से गफलत की वजह से हुआ, उनको आप सज़ा देंगे ताकि आइंदा के लिए चीज़ें रुक जाएँ। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, एक ब्रेक के साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बांगा 31 जनवरी से पाकिस्तान के विजिट पर आ रहे हैं। ये जो विजिट है ये महज मुआशी नहीं बल्कि आबी सिफारतकारी का इम्तिहान भी है। आला सतही मुलाकातों में इस्लाहात, मईशत और सिंध तास मुआहदे के तनाजुर में भारत के यकतरफा इक़दाम ज़ेर बहस आएंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने इस दौरे की गैर मामूली अहमियत के बायस वर्ल्ड बैंक के सदर को सरकारी मेहमान का दर्जा दिया है। इस्लामाबाद में टैक्स इस्लाहात, FBR की डिजिटलाइजेशन, तवानाई शोबे और कैशलेस मईशत पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक दरियाए चनाब पर भारतीय डैम और पानी के बहाव में तब्दीली जैसे हसास मामलात भी मेज़ पर होंगे। लेकिन क्या ये जो दौरा पाकिस्तान के लिए सिर्फ माली ताउन लाएगा, या जो सिंध पतास मुआहदा है उस पर हम जो सारी सिचुएशन देख रहे हैं उस पर भी आलमी दबाव की राह हमवार हो पाएगी? इस पर बात करने के लिए एहतशाम हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे खबर और तज्जिया दोनों लेते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद क्या प्लान कर रहे हैं इस विज़िट को लेकर, ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं भारत के साथ जो हमारा मामला है उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो हमें रियलिस्टिकली क्या तवक्कुआत रखनी चाहिए इस विज़िट से? अजय बांगा साहब जो कि उनका ताल्लुक भारत से है लेकिन इस वक्त वो वर्ल्ड बैंक के सदर हैं, उन्होंने इससे पहले जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और सस्पेंड कर दिया गया था सिंध तास मुआहदे को, तो उस पर उनका बयान हम सबको याद है, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि ये यूनिलैटरली इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। सो अब पाकिस्तान का केस तो मजबूत है लेकिन हमें अपने तौर पर क्या तैयारियाँ करनी चाहिए? आपने देखिए, जो भी आपने जिक्र किया है अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान आ रहे हैं 4 दिन के लिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक अच्छी है और एक मैं तो नहीं कहता बुरी है लेकिन शायद इतनी अच्छी नहीं है। पहली अच्छी बात यह है कि जो सिंध तास मनसूबे की जो बात हो रही है, जो आपने देखा जिस अंदाज से पिछले साल हिंदुस्तान ने इसको सस्पेंड किया था, इस मंसूबे अपना सिंध तास ट्रीटी को यूनिलैटरली, जिस पे सारी दुनिया ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है। वर्ल्ड बैंक के सीनियर लोगों ने भी कहा और ऑन टॉप ऑफ इट अजय बंगा ने भी कहा कि ये इसकी कोई प्रोविजन नहीं है कि अपने तौर पे भारत जो है ना इसको सस्पेंड कर सकता है। इसी तरह आपने देखे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसके बारे में बात की थी, और फिर दुनिया के जितने बड़े बड़े मुबस्सिर हैं, छोटे बड़े, और जो कंसर्न रखते हैं एनर्जी के हवाले से, उन्होंने उसको जिसको कहते हैं बहुत ही गलत कदम कहा था और भारत पे तनकीद बहुत ज़्यादा हुई थी और कहा गया था इसको वापस करें। लेकिन एज़ वी स्पीक आमना अभी तक हिंदुस्तान ने इसको सस्पेंशन को ख़त्म नहीं किया। 2 वजूहत हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक का दबाव अपनी जगह पे है। अजय बंगा ने बिल्कुल ये कहा था, मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई प्रोविजन नहीं है, आप यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं कर सकते और आपको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन भारत ने अब तक नहीं किया। अब जब पाकिस्तान वो आ चुके हैं और अब जब जो बातें हो रही हैं कि ना सिर्फ जिसको कहते हैं ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ है, बल्कि दरियाए चनाब पे जो डैम बनाने का इनको प्लान है, हमारी तरफ से जो हमारी इत्तलात हैं वो ये है कि वो सारी डिटेल पेश की जाएंगी और उनको बताया जाएगा कि जी देखें, जो पाकिस्तान के हिस्से के 3 डैम 1960 की ट्रीटी के मुताबिक उनमें दरियाए चनाब पे वो हिंदुस्तान डैम नहीं बना सकता, पहले भी बना चुके हैं, तो अब इनको रोका जाए। कहा जा रहा है कि इस हवाले से पाकिस्तान ने अपना केस बड़ा ज़बरदस्त तरीके से प्लान किया है। हमारे इंडस वाटर कमिश्नर जो है उन्होंने सारी डिटेल जो है ना वो शेयर करेंगे अजय बंगा साहब के साथ, और कहा जा रहा है कि अपने तौर पे वो फिर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी निजी और ऑफिशियल मीटिंग में जाके वाशिंगटन में बातें करेंगे और एक दबाव लगता है कि हिंदुस्तान पे आएगा। वो तो एक अच्छी चीज़ है और मेरा ख्याल है इस हवाले से हमारे मौक़िफ़ की बहुत ज़्यादा पजीराई के साथ साथ लोग इसको समझेंगे। अब दूसरी बात है आमना कि जिसके लिए वो आ रहे हैं, जो बड़ी चीज़ है इसके हवाले से, देखिए आपको याद है कि
10 साल का पिछले साल ही वर्ल्ड बैंक ने $40 बिलियन का न्यू पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पाकिस्तान के साथ तय किया था, और उसमें आपने देख लें कि पिछले साल $700 मिलियन भी हमें उन्होंने दे दिए थे। अब इस हवाले से जो उनके कंसर्न हैं ना, उन पे बात होगी। देखें ना, मैक्रो इकनॉमिक जो स्टेबिलिटी है उस हवाले से जो वो कर सकते हैं वो उसके बारे में पाकिस्तान अपना नुक्ता नज़र पेश करेगा और बताएगा कि जी कहाँ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो आपकी मदद चाहिए हमें दी जाए। दूसरा साथ साथ वो बात आ रही है कि करप्शन, गवर्नेंस के सीरियस इश्यूज़ हैं, एनर्जी सेक्टर के लैप्सेस है, उनको जो दूर पाकिस्तान नहीं कर रहा, उससे जिस तरीके से आगे चल के पाकिस्तान का बजट का खसारा कम होना चाहिए, पावर्टी एलिवेशन होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट के ज़रिए तरक्याती बजट के मंसूबों के बाद होनी चाहिए, उसमें जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो स्लो पेस है। इस हवाले से उनके कंसर्न है और वो जाहिर सी बात है, इस पर बात करेंगे। FBR में भी कहा जा रहा है उनके लोग भी होंगे, बाकी अदारों के लोग होंगे, प्राइम मिनिस्टर से बड़ी खुल के बातें होंगी। यहाँ पे कहा जाता है कि वो जो बातें की जाएगी कि जी $40 बिलियन का प्रोग्राम तो लाइन अप कर दिए, शायद बिगेस्ट इन द वर्ल्ड है। हिंदुस्तान में भी कहा जा रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू नहीं किया। $39 बिलियन के हिंदुस्तान के इस तक और ये जो ये न्यू फाइनेंसिंग पैकेज के हवाले से आप बता रहे हैं, ये बेसिकली किस चीज़ के लिए होगा? जी देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे तो वही कह रहे हैं, पावर्टी एलिवेशन कैसे होगी, जॉब क्रिएशन आपके यहाँ कैसी होगी, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट सेक्टर को आप क्या किस तरह मदद कर सकते हैं। इस हवाले से जो कंसर्न आप तौर पे आप और मैं बात कर रहे होते हैं कि मैं इंडस्ट्री का पहिया रुक गया बड़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर का, क्योंकि आप देख लें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। टेक्सटाइल सेक्टर जिस तरह बुरे तरीके से शिकार है मुश्किलात का, बिजली महंगी है, गैस महंगी है, कम्पिटिटिवनेस नहीं है हमारी रह गई, और फिर हमारा डॉलर जिस तरीके से पिटा हुआ है। शुक्र है बड़े अरसे से हमारा रूपी जो है स्टेबल है, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में देखें, हम ना कल मैं ऐसे ही देख रहा था, वहाँ पे आप देख लें कि 60 रुपये का उनका डॉलर के मुकाबला है और हम 280 अरब रुपये पे हमारा $1 है। और मैं देख रहा था आम गाड़ी हिंदुस्तान में जो 1500 सीसी की है, आम ना 13-14 लाख की मिल जाती है, हमारे यहाँ 1 करोड़ तक चली गई। देखें, ये इस हमारे रुपये की डेप्रिसिएशन ने हमें बड़ा नुकसान पहुँचाया। इसकी वजूहत में जो बड़ी वजह, शायद इस वक्त उसका मौका नहीं, लेकिन ज़रा बात कर सकते हैं। हमारी हुकूमतों ने जो जिस अंदाज से मामले को नहीं समझा, और आपने देखा कि वो ये अपना शुरू हुआ PTI के ज़माने में जो पैकेज लेना था, असद उमर साहब ने कहा हम नहीं लेंगे, मर जाएंगे, नहीं लेंगे, और फिर जब लिया उस वक्त तक आपने देखा कि रुपी डिप्रिशिएट करता करता कहाँ से चला गया। और फिर आप देख लें उन्होंने भी अपनी शराइत लगाई IMF ने कि जी अब आप इसको ले जाएं 240 पे, 50 पे, 80 पे, हमें मजबूरी ले जाना पड़ा। फिर वर्ल्ड बैंक अपना स्टेट बैंक जिस तरीके से मार्केट से आप देख लें हर साल $400-500 मिलियन ख़रीद के अपने रिजर्व्स जो बेहतर करता है, ये पाकिस्तान की मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ। वर्ल्ड बैंक वाले ठीक है, हमें उस तरह कैश पैसा नहीं देते हम ना, ये IMF है दुनिया में जो कैश पैसा देता है, उधर आपकी किस्त मंजूर होती है, खड़क करके वो स्टेट बैंक में आपका पैसा आ जाता है $1 बिलियन, $1.2 बिलियन जो हमारी पिछली किस्तें आई हैं। ये प्रोजेक्ट लोन होते हैं, ये सॉफ्ट लोन होते हैं, ये आते हैं और ज़्यादातर इनकी फंडिंग रूपी कॉम्पोनेंट में होती है। तो वो हमें कहते हैं जी ठीक है, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, जहाँ डॉलर जो पैसा देना वो भी हम आपको देंगे। लेकिन अब ये बात जो आती है, बाकी है या सिंपली अभी डायलॉग्स होंगे, मीटिंग्स होंगी, कन्विंस करेगा पाकिस्तान? नहीं, वो तो उन्होंने फ्रेमवर्क कंट्री जो न्यू कंट्री फ्रेमवर्क वो तो उन्होंने मंजूर कर लिया है। अब उसकी निटी ग्रिटी में जो चीज़ें आती हैं उसमें यही है कि जी आप गवर्नेंस कैसे इंप्रूव करेंगे, आप प्राइवेट सेक्टर को कैसे फैसिलिटेट करेंगे, आपका जो प्रोविंशियल और मरकज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं है वो आप उसको कैसे बेहतर करेंगे, टेक्सटाइल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसको आपने क्या क्या रियायत देनी है, और आपके यहाँ जो एनर्जी बहुत महंगी है आप उसको कम्पिटिटिव कैसे बनाएंगे, इन सारी चीज़ों में बात होगी। मेरा ख्याल है यहाँ पर आके मुश्किलात होगी एनर्जी सेक्टर में, जब वो सवाल पूछे जाएंगे। FBI के किरदार पे बहुत बहस होगी कि जी ठीक है पैसा तो दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि कोई सज़ा और जज़ा का निज़ाम पाकिस्तान में है ही नहीं है, पैसा दे दिया जाता है, खाया पिया जाता है, पैसा जितना लगना चाहिए वो नहीं लगता। तो उस हवाले से मेरा ख्याल है ये गवर्नमेंट के लोग जो है ना वो परेशान भी हैं और तैयारी भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ों में ये है कि ये आप सिंध-ताश मनसूबे के हवाले से हमें जिसको कहते हैं एक बहुत ज़्यादा सफारती तौर पर हिंदुस्तान की तरफ दबाव आएगा, लेकिन हमारे लिए जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हमने चाहिए जिसमें ये आप सारे मंसूबे शामिल हैं, एनर्जी सेक्टर के, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, कॉमर्स है, स्टेट बैंक है, FBR है, इनके साथ जो मीटिंग होंगी उनका आउटकम क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। आखिरी बात यह है कि बड़ा शदीद दबाव होगा उनकी तरफ से, बड़ी एक अपने साथ टीम लेके आ रहे हैं। आप बताएं कि हर सेक्टर में आपने जो हमारे साथ चीज़ें तय की हैं वो मौजूदा माली साल में आप कैसे करेंगे, इसी तरह वो 10 साल का मनसूबा जो है ना उस पर डिस्कशन होगी। थैंक यू सो मच एहतशाम साहब फॉर योर टाइम, और आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस इस पर पेश किया। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल एरिना पे
पर इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं उसकी बात करेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वजीर आज़म पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी है। दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तान गजा में अमन व सलामती के क़याम के लिए आलमी किरदार अदा करता रहेगा। सदर ट्रंप गजा अमन बोर्ड की तश्कील कर चुके हैं। गो कि हम देख रहे हैं कि गजा में अमन नहीं आया इस वक्त, और गजा अमन बोर्ड में टोनी ब्लेयर, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेरेड किश्नर और वर्ल्ड बैंक के सदर जैसे बाअसर नाम शामिल हैं। खबरों के मुताबिक फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के रहनुमाओं को भी शमूलियत की पेशकश की गई है। यूँ ये प्लेटफॉर्म आलमी असर व रसूख रखने वाला रहनुमाओं का एक बड़ा फॉर्म हम देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस बोर्ड में किसी फ़लस्तीनी नुमाइंदे की शमूलियत नहीं रखी गई। इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया एक बार फिर, जबकि इजराइल ने भी ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील को मुस्तरद कर दिया है। क्या वजूहात है कि इजराइल की जानिब से किया जा रहा है, या सिर्फ हम देख रहे हैं कि ऑप्टिक्स की हद तक है, और साथ ही साथ इसमें क्या मामला चलेंगे, पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होना चाहिए? इसी पर बात करने के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानाने पाकिस्तान इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। आपको वेलकम करते हैं अब्दुल्ला साहब। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, पाकिस्तान की हम बाद में बात कर लेते हैं, पहले जो पैलेस्टीनियन रिप्रेजेंटेशन ना होना, इसके बगैर आप गजा में सस्टेनेबल पीस वाले मामला देख रहे हैं, रियलिस्टिकली मुमकिन है, और इस बोर्ड की लेजिटिमेसी कैसी होगी फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी इशू ये है कि अमेरिका जल्दी जो मामलात हैं मशरिक़ वस्ता के अंदर उनको समेटना चाहता है, और गजा अमन बोर्ड का भी मकसद यही है कि आप जो है वो किसी तरह से वहाँ एक पीस प्रोसेस शुरू हो जाए, ताकि अरबों से जो किए हुए वादे अमेरिका के हैं वो किसी सूरत मोर और लेस जो है वो कहीं कामयाब हो जाएं। दूसरी जानिब जो है इजराइल के साथ जो अरबों ने एक मुआहदात और एक अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप की हुई हैं, और उनके सिफारती ताल्लुकात उनके अंदर एक बहाली आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे अरब दुनिया के अंदर एक बहुत शदीद दबाव है, अवामी दबाव है, जो कि जाहिर है गजा के हवाले से लोगों के दिलों में दर्द तो है। दूसरी जानिब जो है अमन बोर्ड के अंदर फ़लस्तीन ने जब इसके अंदर शामिल ही नहीं है और इजराइल उसको रिजेक्ट कर रहा है, तो दो फरीकैन हैं। एक फरीक जो है वो इजराइल है और एक जो है वो फ़लस्तीन है। अगर इन दोनों के अलावा कोई अमन बोर्ड का क़याम है तो फिर आप उससे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और जाहिर है इसके अंदर आप जेरेड कुश्नर को आपने रखा हुआ है। जेरेड कुश्नर कौन है? जो कि दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, जिनकी वैसे तो ऑफिशियल हैसियत कोई नहीं है, लेकिन जब भी बेंजामिन नेतन्याहू आता है तो उनके कमरे में रहता है। ये बड़ा एक हैरान कुन बात है। दूसरी जानिब जो है वो ये भी इशू है कि जेरेड कुश्नर हैं वो चाहते हैं कि हर हालत में जो ये नेतन्याहू है इसको दवाम बख्शा जाए, क्योंकि अगर जिस दिन उसकी हुकूमत से अलहदगी होती है, क्योंकि जब कैनेसेट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब किया था इजरायली पार्लियामेंट से, तो उस टाइम पे उन्होंने ये बात उनके सदर से, इजरायली सदर से कही थी कि आप इसके ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म कर दें। तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं कर सकता, ये अदालत का काम है। यानी कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मल्टीपल थ्रेट्स हैं, एक इंटरनेशनली जहाँ वो ICJ की जानिब से इंटरनेशनल दहशतगर्द करार दिए जा चुके हैं, और दूसरा जो है उनको इंटरनली जो उनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जिसके अंदर करप्शन के मुकदमात भी हैं वो शामिल हैं। ये दो चीज़ें तो उनके लिए अब लाइफ सेविंग हैं, ये जाहिर है उसके लिए वो हर तरह वो काम करेगा जिस तरीके से उसकी ऑपोजिशन जो है, जो उसके कोएलिशन पार्टनर्स हैं वो उससे खुश हो जाएं, क्योंकि कोएलिशन पार्टनर्स ने बड़ा वाजे कहा है कि हम जो है 1 इंच भी ग्रेटर इजराइल के नक्शे से पीछे नहीं हटेंगे। जाहिर है ये अरब दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है वो मसला है। दूसरी जानिब जो है जब आपने शर्म अल शेख के अंदर मिस्र में मुआहदा हुआ था, 20 नुकाती एजेंडा पेश किया गया था, उसके अंदर तो कोई भी अमल में नहीं आया। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसके अंदर भी फ़लस्तीन की नुमाइंदगी नहीं हुई, और जब यूनाइटेड नेशन के अंदर गजा के अमन के हवाले से बात की गई तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर तो वहाँ आके तकरीर कर गया जो कि वांटेड लिस्ट के अंदर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, लेकिन जो फ़लस्तीन की नुमाइंदगी थी बावजूद इसके कि महमूद अब्बास बेज़रर इंसान हैं उनको वहाँ आने की दावत नहीं दी गई,
और उनको जो है वीजा अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया। हालांकि यूएन जो था वो उनको वीजा ग्रांट कर चुका था, तो फिर अमेरिका ने कैसे रिजेक्ट कर दिया, ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है। इसका मतलब है कि कभी कोई पीस चाहते ही नहीं है, यानी कि वो ये चाहते हैं कि सब लोग सरोगेट बन जाएं, सब लोग जो है इजराइल की हर नाजायज डिमांड के सामने सरनगू हो जाएं। ये काम हमसे मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जहां तक बात है, इसके अंदर दो बातें बड़ी अहम हैं। एक ऐसे मुल्क को, भारत को शामिल किया गया है और उसको दावत दी गई है जिसका गजा का अमन बर्बाद करने में एक कलीदी किरदार रहा और है। नेक्सस भी बड़ा क्लियर है, इजराइल और भारत का, उनके इंटरेस्ट हम सामने देख सकते हैं। और ऑन दी अदर हैंड हम ये देख रहे हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है वो इसमें पीस बोर्ड का हिस्सा नहीं है। सो कैसे आप एक फेयर हल निकाल सकेंगे? फेयर हल तो देखिए ना आमना, ये तो नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि ये तो जंग अब फैलेगी, मजीद खराबी की तरफ जाएगी। अब जो इजराइल है वो हर हालत में चाहता है कि जल्द से जल्द अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल करते हुए अपना हर नाजायज मुतालबा जो है वो भी तस्लीम करा ले। लेकिन ये दूसरी दुनिया को तस्लीम नहीं कर सकते ना। ठीक है, हुकूमतें अरब दुनिया की इनक्लाइन हो सकती हैं, वो शायद कुछ लेवरेज दे जाएं, लेकिन उनकी आवाम भी तो मौजूद है। आवाम को क्या जाके जवाब देंगे? पाकिस्तान का देखे ना कि अब ये वो है भारत जिसने जो है वो गजा के अंदर जो जुल्म और सितम जारी था उसमें उन्होंने हमायत इजराइल की थी। साथ ही साथ जो है वो असला वगैरह भी जो है वो वहाँ भेजता रहा और इसी तरह से यूक्रेन में भी भेजता रहा। तो जो पीस डिस्ट्रॉयर है, आप उसको अमन की वो बात करवाते हुए मेरे ख्याल में ये तो बड़ी एक एम्बैरसमेंट है। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए अब्दुल्ला साहब? अपना इस इन्विटेशन का जवाब, रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए? अगर वो गौर भी करता है तो क्या रेड लाइंस होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखिए आमना साहिबा, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की 3 पॉइंट एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, जिसको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर इसहाक डार साहब ने बताया था, जो कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा था कि फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, जबरी इनखला वहाँ से लोगों का बंद होना चाहिए, जो कि आज तक नहीं बंद हुआ। उन्होंने कहा कि वहाँ जो इमदाद है उसकी फरावानी से तरसील होनी चाहिए, जो कि आज तक ना हो सकी। और उन्होंने ये कहा कि वहाँ जो ब्लड शेड है, जो कत्ले है, जो नस्ल कुशी है, वो खत्म होनी चाहिए, जो कि आज तक ना हो सका। एक भी जो शिक थी 20 शिकों के अंदर, जो कि शर्मुल शेख मुआहदे में तय हुई थी, उस पे इजराइल ने अमल नहीं किया। और माजी में भी आपको याद है अपने कैदी छुड़वाने के बाद उसने तमाम जो 3 स्टेज मुआहदा था उसकी भी नफी कर दी थी। इजराइल जो है वो बार बार जो है वो अपने मुआहदे से पीछे हट रहा है। अब अमन कैसे लाएंगे आप, जिसके अंदर ना फलस्तीन शामिल है और इजराइल उसको रिजेक्ट कर चुका है? इसका मतलब यह है कि अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि किसी सूरत इजराइल को राजी कर ले, लेकिन इजराइल राजी होने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब जो है हमास डी आर्म होने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान अगर कोई ट्रुप्स भिजवाता है या अमन के हवाले से कोई मामला, लेकिन हमास की जानिब से स्टेटमेंट तो आई थी कि वो पैलेस्टीन में पीस के लिए ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कि वो वहाँ पर कोई उनका पार्ट या शेयर नहीं होगा, उस तरीके से वो लुक आफ्टर नहीं करेंगे। जी हाँ, लेकिन उसके बाद फिर क्या, जिन शराइत के ऊपर उन्होंने ये बात कही थी और कहा था कि वहाँ अमन आएगा, तो क्या वो हो गया? तो वो तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि क्या चाहते हैं वो, तो रिवियरा बनाना चाहते थे ना, एक सैरगाह बनाना चाहते थे वहाँ फलस्तीन के लोगों की कब्रों के ऊपर। तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अब दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइम पे जो यूरोपियन इत्तेहाद है, वो भी आपको पता है डेनमार्क के हवाले से जो वाकयात हो रहे हैं ग्रीनलैंड के, तो वो आपको पता है बड़े खतरनाक हो रहे हैं। जर्मनी अपनी फोर्सेस जो है वो वहाँ ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है। तो इस टाइम पे अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल में ये गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है। अगर इसमें दोनों फरीकैन रजामंद ही नहीं है तो कौन सा पीस और कौन सा प्लान? तो ये कौन सी अमन की बात हो रही है? सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बताना चाहिए कि जो 20 नुकाती एजेंडा मिस्र के अंदर पेश हुआ वो कहाँ गया और इजराइल ने उसके ऊपर कितना जो है वो अमल किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है आमना साहिबा कि उसके ऊपर अमल करवाने के लिए क्या कोई इजराइल पे अमेरिकी दबाव है? क्योंकि जाहिर है मशरिक़ वस्ता के ममालिक का तो कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान कोई ऐसा दबाव कायम नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल के पाकिस्तान को वो किरदार हो। यही वजह है लेकिन अरब कंट्रीज तो कर सकते ना, उनके पास
इतनी पावर तो उनकी, तो ना कोई ना कोई इंटरेस्ट है अमेरिका के उन कंट्रीज़ में। सो आप नहीं समझते कि वो कुछ ना कुछ मनवा सकते हैं? एटलीस्ट वहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एक सीज़ फायर हुई है उसको मेंटेन रखा जाए, और सीज़ फायर हम देख रहे हैं कि उसको भी मेंटेन नहीं किया जा रहा। वहाँ पर आज भी जुल्म जबर का सिलसिला जारी है, वहाँ पर एड नहीं पहुँचने दी जा रही। जिस तरीके से टेंट्स में बच्चे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और वहाँ पर सर्दियों का जो आलम है उसमें जो हम अमवात देख रहे हैं, तो उसका लिए कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो करवाई जाए इन अरब कंट्रीज़ की जानिब से। आमना साहिबा, वो ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ना खंजर उठे ना तलवार इनसे। ये जब कतर के ऊपर हमला हुआ, जो कि एक इंतहाई अच्छा मुल्क है, और उसके ऊपर जब हमला हुआ इजराइल की जानिब से, जिसकी कोई वजह नहीं थी, 8 सितंबर 2025 को, तो फिर मुझे बताएं कि कई अरब ममालिक तो ये भी कहने से जो है वो गरेज कर गए कि जनाब कतर पे हमला जो है वो नाजायज है, और इजराइल का नाम नहीं लिया उन्होंने। मतलब आप अंदाजा करें, आप उनसे उम्मीद लगा बैठे हैं। मेरा ख्याल है कि ये उम्मीद नाजायज है। असल में इसमें मेन किरदार पाकिस्तान का है, और पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से अमरीकी सलूक चल रहा है, आप देखें 1 साल से ज्यादा हो गया अमरीका ने अपना सफीर पाकिस्तान में तयन नहीं किया, बल्कि नेटली बेकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक, और इमिग्रेशन वाले जो मामला तभी वीजास वाले हुए, उसमें भी पाकिस्तान का लिस्ट में आ गया। उसमें पाकिस्तान का करना और इंडिया को वहाँ फैसिलिटेट करना, इंडिया के साथ 10 साला जो है दिफाई मुआहदा करना, रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसी सहूलत उनको फराहम करना। सर, ये हो सकता है कि ये सारे इंटरलिंक्ड हो, और पाकिस्तान पे एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए पहले फहरिस्त का आ जाना इमिग्रेंट्स वीजा का, और उसके बाद पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए ट्रम्प साहब का इन्विटेशन भेजना कि पाकिस्तान शायद इस तरह से कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी पर आ जाए। चलें, पाकिस्तान का मतलब अगर देखें ना, पाकिस्तान ने तो एक स्टेटेड पॉलिसी बनाई है, और फिर 1967 से पहले के नक्शे को जो है उन्होंने कहा है कि इजराइल को वापस जाना पड़ेगा, और फिर उसके साथ ये भी कहा है कि अल-कुद्स शरीफ उसका कैपिटल होगा। क्या इजराइल ये बात मानने के लिए तैयार है? पहली बात ये कि आप और मैं ये बहस जो है वो लाहासिल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इजराइल ने इसको रिजेक्ट कर दिया बाबा। जो एग्रेसर है उसी ने रिजेक्ट कर दिया, और जो बेचारा जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो ये तो वही वाली बात है कि 2 टीमें हॉकी का मैच खेलने के लिए आई हैं, तमाशाई सारे जमा हैं, लेकिन दोनों टीमें जो हैं वो हॉकी के मैदान में आई नहीं है, बिल्कुल ठीक। तो फिर वो है नहीं, तो आप और मैं मैच क्या देखेंगे? दैट्स करेक्ट। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपने इसमें बड़ा अच्छा तज्जिया पेश किया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।